तुझको बिटिया रानी कहती है, लाड़ लड़ाती हंसती है पर आंखें भीगी रहती है। धागा जलना है बाकी पर मोम पिघल गया माँ, सब अभी से बदल गया माँ, क्यों अभी से बदल गया माँ, सब अभी से बदल गया माँ, क्यों अभी से बदल गया माँ। गीत की अंतिम पंक्तियां देखें, वो अपने पापा के बदलने की शिकायत करती कि पहले पापा कैसे थे अब कैसे हैं। गीत की आखिरी पंक्तियां देखें आप। पहले पापा बात बात पर हाथ है तंग बताते थे, पहले पापा बात बात पर हाथ है तंग बताते थे। मेरी मांगी चीजें कितने कितने दिन में लाते थे, पहले पापा बात बात पर हाथ है तंग बताते थे। मेरी मांगी चीजें कितने कितने दिन में लाते थे। अनचाहे बिन मांगी चीजें अब तो घर में आती है, लेकिन भैया की फरमाइश पापा से छुप जाती है। भैया को साइकिल दिलवाना फिर से टल गया माँ, सब अभी से बदल गया माँ, क्यों अभी से बदल गया माँ, सब अभी से बदल गया माँ, क्यों अभी से बदल गया माँ। रमेश जी के गीतों से कई नेत्र भीगे हुए हैं। मैं उन सब भीगे नयनों से प्रार्थना करता हूं कि एक बार जोरदार तालियां रमेश जी के गीत के लिए बजाएं। यही वो गीतकार हैं जो पुराने गीतकारों की विरासत को रखेंगे। मुझे मुनव्वर राणा की 4 पंक्तियां हैं, बहुत प्रासंगिक हो जाती है कि नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है, यही थामे हुए गिरती हुई दीवार को वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। और मैं एक बात यहां उल्लेखित कर दूं, जब मुझसे पूछा मेरे साथियों ने समन्वय परिवार के कि स्वामी जी की उपस्थिति में क्या कोई कवि ऐसा होगा जो अनियंत्रित हो जाए, मैंने उनसे एक बात कही थी कि जहां स्वामी जी उपस्थित होते हैं वो बात तो अलग होती है, होली और बहुत हास्य व्यंग के मेले ठेले के प्रोग्रामों में भी ये जितने कवि हैं उसमें भी अनियंत्रित नहीं होते हैं। मैंने ऐसे सारे संस्कारवान कवियों को आज स्वामी जी की सेवा में प्रस्तुत किया है। जी दोस्तों, हम फिर चलते हैं व्यंग की ओर। व्यंग्यकार हमारे बीच में कुछ विशेष जी, आज हम आपको लिफाफे के बजाय प्रमाण पत्र ही दे पाए हैं जी। संपत सरल जी हमारे बीच में हैं, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी जी, केपी सक्सेना, उस विधा को जिसको अभी डॉक्टर पिलकेन जी के रूप में आपने सुना। आप प्रतिनिधि बनाइए। जब हम आपके नेतृत्व वाले बन जाएंगे तो जन साधारण के पांव में चुभे समस्याओं के कांटे निकालेंगे, लेकिन जब वो जीत जाते हैं, हम जब उनके पास जाते हैं कि चलिए अब जन सामान्य के पांव में चुभे कांटे निकालिए, तो कुंवर बेचैन के शब्दों में पांव पहले काट डाले जाएंगे उनका कहना होता है। बस यही 2 पंक्तियां मेरी आदरणीय संपत सरल जी का अगवानी करेगी। पांव पहले काट डाले जाएंगे, पांव पहले काट डाले जाएंगे, बाद में कांटे निकाले जाएंगे। ये होती है व्यंग्य की विधा। मैं देश के उस शीर्षस्थ व्यंग्यकार को आवाज देता हूं आपकी जोरदार तालियों के साथ, संपत सरल जी। मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं, पूज्य स्वामी जी, संतजन और विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं भाई अशोक भाटी। 25 साल के जीवन में कवि सम्मेलन में तो कईयों ने शिरकत की, लेकिन कविता सम्मेलन में बहुत कम लोग आ पाते हैं। आज ये कविता सम्मेलन है, कविता कुंभ नाम दिया है। हाँ, बस अच्छा किया आपने, कविता कुंभ। और कवि भी ऐसे चयनित किए हैं। पद्म भूषण गोपाल दास नीरज जी का एक दोहा भी है कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। वाह वाह। जहां विद्वत जन बैठ करके सुनते हो तो बात ही अलग है।
दरअसल क्या है महाराज, आजादी के बाद देश में जो कुछ होना चाहिए था वो न होकर के जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ, तो व्यंग्य पैदा हुआ। वाह वाह। अब आप जैसी दिव्य विभूतियां को दर्शन तो हमें तो कभी कभी होते हैं, लेकिन टेलीविजन पे निर्मल बाबा तो रोज सुबह सुनना पड़ता है। वो तो वैष्णव ढाबा है, वो तो रोज सुनना पड़ता है। महाराज जी ने उनको नाम दिया है वैष्णव ढाबा। और शायद उन्होंने उस ढाबे पे लिखवा भी रखा होगा कि आप भोजन के लिए जरूर पधारें, वरना आप और मैं दोनों भूखे रह जाएंगे। हाँ। निर्मल बाबा से एक बेहतरीन चीज मैंने सीखी है, जीवन में अगर किसी का भाग्य काम नहीं कर रहा तो सबसे बढ़िया तरीका है दूसरों को बताना शुरू कर दो। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा संपत जी, वाह, बहुत अच्छा है। हाँ। तो सब क्या है जी, धंधे पे उतरे हुए। दरअसल इस देश में क्या है, अन्न धन किसी चीज की कमी नहीं है, चरित्र का संकट पैदा हो गया। वाह वाह वाह। और आत्मविश्वास गिर गया। हम कवि लोग आपके वैसे भी आभारी हैं कि आपने हम सबको आमंत्रित किया, कुछ पत्र पुष्पम मिलता है, उससे हमारा घर भी चलता है, क्योंकि इन दिनों कला की स्थिति वैसे ही बड़ी दयनीय है। बिरजू महाराज तक च्यवनप्राश बेच रहे हैं। बहुत अच्छा है भैया। और आपने जो मौन व्रत रखा उसका भी हम सबको अनुकरण करना चाहिए, क्योंकि हम उस देश में रहते हैं वैसे भी जहां आधे घंटे तो रॉन्ग नंबर पर ही बात कर लेते हैं। वाह 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 वाह। अच्छी विषय छोड़ करके गए हैं, तिलकेंद्र जी ने भी बड़े अच्छे विषय उठाए। आजादी के बाद देश में 64 साल में पहला मौका है जब विकिलीक्स तक खुलासा नहीं कर पा रही कि भारत में प्रधानमंत्री भी है। अरे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। प्रधानमंत्री होकर के भी लगते नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है सोनिया जी ने मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बना तो दिया और बता नहीं रखा है। भाई बहुत अच्छा संपत जी, वाह वाह वाह। भाई बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। एक कार्यक्रम में टकरा गए थे, प्रोग्राम के बाद कवियों से बोले बड़े दुखी मन से कि हमें तो कोई देश का प्रधानमंत्री मानने को तैयार नहीं है। मैंने कहा दुखी मत हो मनमोहन सिंह जी, जब तक सोनिया जी को दूसरा ढंग का आदमी नहीं मिल जाता आप ही भारत के प्रधानमंत्री हैं। फिर भी अगर आपको कोई नहीं मानता तो एक मंत्र में बताता हूं, देश नहीं दुनिया मान जाएगी, आप ही भारत के प्रधानमंत्री हो। बस इतना सा कर लो। दिल्ली में आपका जो बंगला है जिसके बाहर नेम प्लेट लगी है जिस पर लिखा हुआ है प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, नीचे ब्रैकेट में लिखवा लो मैं ही हूं। वो तो लोगों ने सार्वजनिक तौर पर पहली बार देखा मनमोहन सिंह जी को टेलीविजन के स्क्रीन पर, जब भारत पाकिस्तान का क्रिकेट वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था मोहाली में, तब वो सबको दिखे। अच्छा साहब, उस बुजुर्ग आदमी पर क्या गुजरी होगी जिसे 8.5-9 घंटे वो मैच देखना पड़ा जिसके बारे में जानता नहीं। और व्यंग आप तक पहुंचे, लेकिन सोनिया जी भी शायद मनमोहन सिंह जी को वो क्रिकेट मैच दिखाने जानबूझकर ले गई थी। कल को कोई भारतीय खिलाड़ी बेईमानी कर लेता तो माफी कौन मांगता। फिर उन्होंने देखा एक बुजुर्ग आदमी का समय कैसे कटेगा, तो एक ना समझ वो पाकिस्तान से बुलाए गिलानी साहब। भाई दो ना समझो तो समय काट लेंगे। दोनों के सोफे अगल बगल लगवा दिए, वातावरण अच्छा था, गिलानी साहब को नींद आ गई क्योंकि वो बदहाली से मोहाली आए थे। वाह 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 वाह। आधे घंटे बाद आंख खुली तो पूछ लिया मनमोहन सिंह जी गोल हो गया क्या। और आनंद तो मनमोहन सिंह जी के उत्तर पे लेना, बोले मनमोहन सिंह जी गोल हो गया क्या। मनमोहन सिंह जी बोले गिलानी साहब आप भी कैसी मजाक कर रहे हो, गोल तो क्रिकेट में होता है। मेरे ख्याल से आप सब समझ गए होंगे देश कैसे चल रहा है। विश्व गुरु की पदवी जिसे मिली हुई थी, जो सोने की चिड़िया था, धर्म दर्शन अध्यात्म कला साहित्य संस्कृति तमाम चीजों से संपन्न, ऐसे राष्ट्र की ऐसी दशा हो गई। देखिए आप, फरहत अय्यूबी साहब एक शायर है जयपुर के, उन्होंने एक शेर कहा जो देश की वर्तमान स्थिति पर लागू होता है, उसके बाद मैं अपनी बात शुरू करूंगा। उन्होंने कहा अय्यूबी साहब ने कि एक नाजनी की मैयत और दुश्मनों के कांधे कांटों पे जा रहा है फूल का जनाजा। वाह वाह वाह। वरना एक समय ऐसा था जब हम भी प्यार प्रेम की कविताएं लिखते थे, जब तक अकलदार नहीं निकली थी। उबासी के बहाने भी किसी लड़की के दांत दिख जाते तो मैं 5-7 गजलें लिख मारता था, भले वो उबासी मुझको देख करके ले रही होती। और एक निवेदन कर दूं, प्रकृति के कुदरत के सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता नहीं बदल सकती।
बात अच्छी लगे तो मुझे बताना। प्रकृति के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता बदल ही नहीं सकती। मर्द की फितरत होती है, अर्थी के रास्ते में भी लुगाई मिल जाए तो 80 साल का मुर्दा भी वाइब्रेशन मोड पर आ जाता है। ये तो हमारे यहाँ विवाह नामक ऐसी संस्था बना दी कि पुरुष का दिमाग सेंटर में रहता है। शादी की कुनीन खाते प्यार का मलेरिया उतर जाता है। मेरे एक मित्र ने तो प्रेम विवाह किया, प्यार के दौरान जिस लड़की के साथ जो कंकर झील में फेंके थे, शादी के बाद दाल में निकल रहे। जिस लड़की को लेकर भागा था अब उसको देखते ही भागता है। शादी के 3 दिन बाद मिला, मैंने कहा नया नया प्रेम विवाह किया है, पत्नी को लेकर सिनेमा जा, सैर सपाटा कर क्या मंदिर मंदिर भटकता है। बोलो भाई साहब सुना है जोड़े ईश्वर बनाता है, बस उसी को ढूंढ रहा हूं। यथार्थ के धरातल पर आते सारी अक्ल आ जाती है। ये आज प्यार मोहब्बत में आदमी को अपना कैरियर तक दांव पर लगाना पड़ता है। मैं ऐसे कई लड़कों को जानता हूं जो कॉलेज के जमाने में मेरे साथ पढ़ते थे, जिन्होंने अपने बाप की गाड़ी कमाई से प्रेमिकाओं को जलेबी खिलाई, आजकल शहर के नामी हलवाई बने हुए हैं। और मेरे मित्र का त्याग तो प्रेम के मामले में महात्मा बुद्ध से भी बड़ा था। महात्मा बुद्ध अपनी पत्नी और बेटे को सोता हुआ छोड़कर चले गए थे। वो रोज रात को इंतजार करता है कि लुगाई सोए तो घर में घुसो। और मैं तो वैसे भी हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा, तो मुझसे तो कौन प्रेम करती भाई, मरते हुए तो कौन मरेगा। लेकिन मेरे साथ 2 चीजें ठीक थी, एक तो साहित्य का विद्यार्थी था तो भाषा अच्छी थी, दूसरा मैंने ट्रकों से शेरो शायरी उतार रखी थी। तो प्रेम करने वाले मुझसे प्रेम पत्र लिखवाते थे, और मैं जिसके प्रेम पत्र लिख देता था उसके 2 नतीजे जरूर निकलते थे, या तो उसकी शादी हो जाती थी या फिर वो पिटता था। हालांकि बात एक ही है। आज भी कई मिलते हैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जो मेरे प्रेम पत्रों की वजह से ब्याह गए, मुझे देखते ही दांत पीसते हैं कि नालायक जॉर्ज बुश एक अच्छी खासी अमेरिकी फौज को इराक में उलझा दिया। हिंदुस्तानी आदमी आम दिन तो छोड़ो, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे आता है, उस दिन तक सुख से प्रेम नहीं कर सकता। 14 फरवरी को श्री राम सेना वाले तो ये कह देते हैं जो भी प्रेम करता हुआ मिला उसको पीटेंगे, और सरकार पुलिस को ये हिदायत दे देती कि देखो इस दिन को ये प्रेम से वंचित नहीं रह जाए। जो प्रेम करते हुए मिलते हैं उनको तो श्री राम सेना वाले पीटते हैं, जो नहीं करते उनको पुलिस वाले पीटते हैं। ये वैलेंटाइन डे वगैरह है क्या? मेरे ख्याल से वैलेंटाइन डे एक सोने का हिरन है जिसे बाजार के जंगल में उन कंपनियों ने छोड़ रखा है जो धनुष बाण का बिजनेस करती है। बहुत अच्छा है, वाह, क्या बात है, क्या बात है। कबीर को पढ़ो, सूर को पढ़ो, तुलसी को पढ़ो, मीरा को पढ़ो तो पता लगे प्रेम दर्शन का विषय, प्रदर्शन का विषय नहीं। क्या बात है, क्या बात है। ये जो नौजवान जिनके सामने चुनौतियां हैं, ये टेलीविजन वाले सब भरमाते रहते हैं दोस्तों, ये सब देह का खेल है। समय बदल गया, समय का स्थान ट्यूबलाइट ने ले लिया। परवाना जलने की गरज से जाता है तो चिपकली खा जाती है। वाह वाह, हाँ। वाह। हमारे नेता कितने गंभीर हैं आप देखो। बाबा रामदेव पर लाठीचार्ज हुआ रामलीला मैदान में, तो भाजपा ने राजघाट पर धरना प्रदर्शन किया। प्रतिपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने उसमें डांस किया। वो टेलीविजन के माध्यम से हम सब ने भी देखा। नेताओं की गंभीरता पर एक प्रश्न खड़ा कर रहा हूं, बात अच्छी लगे तो बताना। वो राजघाट पर सुषमा स्वराज का डांस देखकर मेरे ख्याल गांधी जी ने भी सिर पीट लिया होगा कि यार मैंने अंग्रेजों से लड़ाई स्वराज के लिए लड़ी थी, सुषमा स्वराज के लिए लड़ी थी। बहुत अच्छे संपत जी। ऐसे दौर में हम सब लोग जी रहे हैं। आप संत समागम करते हैं, सत्संग करते हैं, मेल मिलाप होता है, एकत्र होते हैं। इस दौर में बहुत जरूरी है ये, बहुत समय। हम तकनीक के उस हाहाकारी दौर में जी रहे हैं जब फेसबुक पर 5000 दोस्तों और परिवारों में बोलचाल बंद है। बहुत अच्छा भाई, वाह वाह वाह। और देखो हम IIT, IIM और तमाम शिक्षण संस्थानों में भी जाते हैं, हम साहित्यकारों की कोशिश रहती है जो नौजवान पीढ़ी है, मोबाइल और इंटरनेट में उलझे बच्चे हैं, शब्दों से मोहब्बत करें, किताबों की तरफ लौटें, संतों का आशीर्वाद लें, बुजुर्गों का सानिध्य हासिल करें। दोस्तों एक निवेदन कर दूं, दुनिया की कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो, उजाला बनाया जा सकता है, धूप नहीं बनाई जा सकती। बहुत अच्छा भाई, वाह वाह, क्या बात है संपत। ये जो साहित्य शिल्पी है, जो संत जन है, ये धूप बनाने का काम करते हैं। एक रचना मैं आपको सुनाता हूं, उसके बाद अपना स्थान लूंगा। जैसे भाई समर जी ने अपने ढंग से अपनी बात कही, मैं भी अपने ढंग का एक वीर रस आपको सुनाता हूं। यह रचना भारत पाकिस्तान के मधुर संबंधों को लेकर के लिखी गई है। हालांकि उस देश के बारे में क्या लिखना जिसे 64 साल में अपने आप प्रजातंत्र नहीं चलाना आया। वाह वाह वाह। इस्लामाबाद में तो जिस दिन प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति पद की शपथ खाता है व्यक्ति, दूसरे दिन सऊदी अरब में मकान ढूंढना शुरू कर देते हैं। वाह। जिसमें जमीन सऊदी अरब देता है, पैसा पाकिस्तान की जनता का लगता है और आर्किटेक्ट अमेरिका का होता है, जो ये बताता है कि इस मकान में खिड़की छोड़नी है, सुराग छोड़ना है या दोनों नहीं छोड़ने।
वाह वाह। दरअसल जो अमेरिका का डबल रोल है उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति या कोई भी बड़ा अधिकारी इस्लामाबाद आता है, मिग मिराज उनको दिए, जाते समय राडार अपने को बेच गया। पहले हिंदुस्तान आया, सुई धागा अपने को दिया, कैंची इस्लामाबाद को दे गया। अभी ओबामा आए थे थोड़े समय पहले, भारत सरकार ने उनसे भोपाल गैस त्रासदी वाला वारेन एंडरसन मांगा, भाई ने अमेरिका जाकर बिग बॉस के लिए पामेला एंडरसन भिजवा दी। हाँ। हालांकि भारत आज एक बहुत बड़ी महाशक्ति है, पाकिस्तान किसी भी मामले में हमसे पार नहीं पा सकता। आज तो हम इतनी बड़ी आर्थिक शक्ति हो गए हैं कि पाकिस्तान का जितना सालाना बजट है उतना तो अपन कॉमनवेल्थ में खा गए। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो उन्हीं विषयों को लेकर के मैंने एक रचना लिखी। और एक और निवेदन कर दूं साहब, मैं अपना ही लिखा हुआ पढ़ता हूं क्योंकि मैं कोई भारत का विदेश मंत्री एसएम कृष्णा तो हूं नहीं। अरे बहुत अच्छा। एसएम कृष्णा गए थे, भाई ने 3 मिनट तक यूएनओ में पुर्तगाल के विदेश मंत्री का भाषण ही पढ़ दिया। बहुत अच्छे भैया, वाह। ऐसे ऐसे तो नेता झेलने पड़ते हैं। दरअसल उसमें कृष्णा की गलती नहीं थी। गठबंधन सरकार का विदेश मंत्री हो तो यह मानकर चलता है कि मैं कई देशों का विदेश मंत्री हूं। फिर कृष्णा ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा भी दी। मैंने एक कल्पना की है, वो आप लोगों को नहीं मालूम, ये लोग निर्मल बाबा की थर्ड आई से देखते हैं साहित्यकार लोग। कृष्णा ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया, लेकिन दुर्भाग्य से भाई ने अपना इस्तीफा भी पुर्तगाल के प्रधानमंत्री को भिजवा दिया। अच्छा, पुर्तगाल का प्रधानमंत्री सारे मामले को समझ गया, उसने अपनी सिफारिश लिख करके कृष्णा का इस्तीफा मनमोहन सिंह जी को फॉरवर्ड कर दिया। लेकिन मनमोहन सिंह जी ने भी वो इस्तीफा स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो उसको पुर्तगाल के प्रधानमंत्री का इस्तीफा समझ गए। और व्यंग पर आपकी तालियां उठे जहां मेरी दृष्टि गई, जब मनमोहन सिंह जी को सारा मामला समझ में आया, उसके बावजूद उन्होंने कृष्णा का इस्तीफा आगे सोनिया जी को नहीं भिजवाया, इस डर से कि यार सोनिया जी इसको मेरा इस्तीफा नहीं समझ में। भाई संपत जी, वाह 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 वाह। वो रचना आप सुन लो। कहते हैं कि साहब आतंकवादियों के पास बड़े घातक हथियार है। पाकिस्तान और चाइना के पास तो ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं कि वो भारत से कभी भी लोहा ले लें। अमेरिका के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं कि वो संपूर्ण सृष्टि को नेस्तनाबूद कर दे। लेकिन हम बुद्ध, महावीर और गांधी के देश के लोग, हमारे पास एक ऐसा हथियार है जो सिर्फ हमारे पास है, और उसको चलाना छोड़ो, आप नाम ले दो, सामने वाले के पसीने आ जाते हैं। वो भारतीय हथियार इस लेख का शीर्षक है। मैं शीर्षक पढ़ूंगा, आप आदेश देंगे, मैं रचना शुरू करूंगा। वो भारतीय हथियार जिसका नाम लेने मात्र से सामने वाले के पसीने आ जाते हैं, उसका नाम है बातचीत। अरे बहुत अच्छा, क्या बात है, क्या बात। सरकार उग्रवादियों को कहती है कि हम बातचीत को तैयार है। उग्रवादी साहब कह देते हैं साहब जान दे देंगे लेकिन बातचीत नहीं करेंगे। वो जानते हैं एक बार फंसे फंसे बस। हाँ, बातचीत। भारत पाकिस्तान ने जब कई दिनों तक बातचीत नहीं की तो अमेरिका ने भारत से बातचीत की। भारत ने अमेरिकी सलाह को आदेश मान पाकिस्तान से बातचीत की कि हमें बातचीत करनी चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। पाकिस्तान को डाउट हुआ कि भारत ने हमसे बातचीत के विषय में बातचीत भी क्यों की। उसने भारत की बातचीत को लेकर तुरंत अमेरिका से बातचीत की। और क्या बातचीत की, इस पर आपका मन मांगता हूं। उसने भारत की बातचीत को लेकर तुरंत अमेरिका से बातचीत की। साहब, भारत से क्या बातचीत करें, उससे तो जब भी बातचीत करो वह तो बातचीत के अलावा कुछ करता ही नहीं है। बहुत अच्छा भैया। अमेरिका ने बातचीत में समझाते हुए बातचीत की कि आप दोनों का आपसी मसला है, सो आप दोनों आपस में बातचीत करो। बहुत अच्छी। इस प्रकार तीनों में बातचीत हो चुकी तो भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे से बातचीत की। पाकिस्तान ने बातचीत का विषय पूछा, फिर आपकी तालियां उठे। पाकिस्तान ने बातचीत का विषय पूछा। भारत ने कहा किसी भी फाइनल बातचीत तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि हम लगातार बिना विषय की बातचीत करते रहे। बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह संपत जी, वाह वाह। और जिन पंक्तियों को लिखते समय मेरी आंखों में आंसू उतर गए थे, आपके हाथ खामोश रह गए, मेरा मन टूट जाएगा। व्यंग देखें, किसी भी फाइनल बातचीत तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि हम लगातार बिना विषय की बातचीत करते रहें। दोस्तों, बिना किसी विषय की बातचीत का ही सुपरिणाम कहो कि पाकिस्तान बातचीत के बाद भी खून खराबा नहीं छोड़ता और भारत खून खराबे के बाद भी बातचीत। बहुत क्या कहना संपत जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। पाकिस्तान ने बातचीत में भारत से पूछा, बातचीत के लिए आप इस्लामाबाद आएंगे या हम दिल्ली आए।
भारत ने कहा बातचीत में जल्दबाजी ठीक नहीं है, पहले हमें बातचीत से माहौल बनाना चाहिए, फिर बातचीत से तय कर लेंगे कि बातचीत के लिए कौन सी जगह ठीक रहेगी। इतनी बातचीत के बाद भारत ने बातचीत की। बातचीत के लिए पहले आप दिल्ली आ जाओ, फिर हम इस्लामाबाद आकर बातचीत कर लेंगे, या फिर इसका उल्टा कर लेते हैं, आपकी तालियां उठे, या फिर इसका उल्टा कर लेते हैं। जगह बदलने से कौन सी बातचीत बदल जाएगी। भाई वाह वाह वाह। बातचीत से जब दोनों देशों में इस तरह बातचीत का वातावरण बन चुका तो दोनों ने परस्पर बातचीत की। बातचीत सचिव स्तर की, मंत्री स्तर की और प्रधानमंत्री स्तर की हुई। दुर्भाग्य कहें कि सौभाग्य, सचिव, मंत्री और प्रधानमंत्री स्तर की बातचीत में सचिवों, मंत्रियों और प्रधानमंत्रियों ने तो बातचीत की, किंतु स्तर चुप रहा, उसने कोई बातचीत नहीं की। बातचीत टूट नहीं जाए, अतः अमेरिका लगातार दोनों देशों से बातचीत करिए कहता रहा कि यह आप दोनों का आपसी मसला है, सो आप दोनों आपस में बातचीत करो। और अब मैं इस लेख का समापन करता हूं। बहुत बेहतरीन कार्यक्रम में बुला करके आपने इन सबको सुनवाया, भाटी जी धन्यवाद आपका। समापन पर जरूर तालियां बजा देना, वरना इसको फिर शुरू कर सकता हूं मैं। प्रत्येक बातचीत में सारा जोर बातचीत पर रहा, प्रत्येक बातचीत में सारा जोर बातचीत पर रहा। पाकिस्तान ने बातचीत में कहा हम कश्मीर लेकर रहेंगे, हम कश्मीर लेकर रहेंगे। भारत ने बातचीत में कहा हम कश्मीर सुई की नोक के बराबर भी नहीं देंगे। चाहो तो दोबारा बातचीत कर लो।